अच्छा, उसके बाद वो देखें क्या कहता है कि जो ह्यूमन्स है ना वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। कैसे इन्फेक्ट होते हैं? अंडर कुक बीफ खाने की वजह से, जिसके अंदर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके लार्वा जो है वो क्या करता है, वो वॉल्स के साथ, इंटेस्टाइनल वॉल्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है और तकरीबन 3 माह लेता है अपनी अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने में। और इसकी अडल्ट फॉर्म की लेंथ को मेजर किया जाए तो वो ऑलमोस्ट 10 मीटर की होती है। जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, फीसिस में आ जाते हैं, कैटल उसको खा लेता है। जो इसके एम्ब्रियोज हैं जिसको ओन्कोसफियर्स कहा जाता है, ठीक है, इसके जो उन एनिमल्स के अंदर या इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जाकर इसके एम्ब्रियोज जो हैं वो एग में से इमर्ज होते हैं और इसके एम्ब्रियोज को ओन्कोसफियर कहा जाता है, ठीक है। काऊ की इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये ओन्कोसफियर में हैच होते हैं और फिर क्या है कि ये ब्लड वेसल के को इन्वेट कर लेते हैं, जहाँ पर ब्लड और ब्लड के जरिए फाइनली जो है ये स्केलेटल मसल्स तक पहुंच जाते हैं। मसल्स के अंदर जाकर ये ओन्कोसफियर्स जो कि एम्ब्रियोज थे वो सिस्टी सर्काई में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका साइकिल तब कंप्लीट होता है या जब ह्यूमंस में ये कैसे पहुंचते हैं, जब ह्यूमन अंडरकुक बीफ वगैरह खा लेता है, ठीक है। ह्यूमंस डेफिनेटिव होस्ट हैं इस केस में और कैटल इंटरमीडिएट होस्ट हैं, ठीक है। और टीनिया सैजिनेटा डजंट कॉज सिस्टिसर्कोसिस इन ह्यूमंस, ठीक है। ये हमने देख लिया। सो ये सारी कहानी थी जी हमारे पास किसकी, टीनिया सैजिनेटा की। अब दोनों का जो लैब डायग्नोसिस वगैरह है वो सारी चीज़ें, क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, पैथोजेनेसिस है, वो हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उससे पहले बल्कि आप ना ऊपर आ जाएँ, जो फिगर टेबल 54.2 था ना आपका, उसमें आप देखें टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा की हम बात कर रहे थे अभी। तो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा। इंसेक्ट वेक्टर कोई भी नहीं था, इन दोनों का आपने देख लिया। स्टेज दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस, वो कौन सी स्टेज होती है? वो सिस्टी सर्काई होते हैं अंडर कुक्ड पोर्क के अंदर, टीनिया सोलियम के केस में। लेकिन जो हमारे पास सिस्टी सर्काई हैं अंडर कुक्ड बीफ में, ठीक है, वो टीनिया सैजिनेटा में करा देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो मैंने आपको बताया कि कैटल जो है इट इज़ इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सैजिनेटा बट पिग्स आर इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। इसलिए ये इन्होंने अलग अलग लिखा, दोनों को इकट्ठे नहीं लिखना आपने। उसके बाद क्या है हमारे पास कि जो टीनिया सोलियम है नंबर 2 पे, उसने क्या लिखा है, कौन सी स्टेज और इन्फेक्ट कर सकती है, कि अगर एग्स प्रेजेंट हो फूड या वाटर कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस, के वही जो प्रोग्लोटिड्स डिस्टल प्रोग्लोटिड्स टूटे थे, ठीक है, वो अगर किसी की फूड में वाटर में एंटर हो जाते हैं जिसको पर्सन इंजेस्ट कर लेता है तो उसके ज़रिए से भी ये हो सकता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बेशक आप दोनों में ऐड कर सकते हैं, टीनिया सोलियम में भी सैजिनेटा में भी, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही अगर आ जाएंगे कंटामिनेटेड वाटर और फूड के अंदर पर्सन इंजेस्ट कर लेगा तब भी हो सकता है ना। उसके बाद है स्टेज दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस, सॉरी ये तो हमने देख ली। स्टेज इन ह्यूमंस मोस्ट एसोसिएटेड विद डिजीज, कि कौन सी स्टेज डिजीज करा रही है, ठीक है। जो एडल्ट फॉर्म है वो ही डिजीज कराएगी, ठीक है। और जो हमारे पास टीनिया सोलियम है उसके इसमें आपने देखा कि सिस्टी सर्काई डायरेक्टली ब्रेन में चले जाते हैं, आइज में चले जाते हैं, स्किन में चले जाते हैं। इसलिए सिस्टी सर्कस भी हमें, यानी लार्वा की जो फॉर्म है सिस्टी सर्काई वाली, ठीक है, वो भी हमें ब्रेन के अंदर मिल सकती है। लेकिन क्योंकि लार्वा वाली फॉर्म या जो सिस्टी सर्काई हैं आपके टीनिया सैजिनेटा के, वो ब्रेन को अफेक्ट नहीं करते, वो सिस्टी सर्कोसिस नहीं कराते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा। इसलिए आपने अगर सिस्टी सर्काई वाली चीज़ को मेंशन करना है, सिस्टी सर्कोसिस को सॉरी, तो आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीनिया सोलियम में मेंशन करना है। इंपॉर्टेंट स्टेजेस इसकी क्या है कि हमारे पास जो सॉरी आउटसाइड ऑफ ह्यूमन क्या है कि ये लार्वा, इसका लार्वा जो होता है ना टीनिया सोलियम का, वो पिग्स के मसल्स में पड़ा रहता है। किस फॉर्म में? सिस्टी सर्काई की फॉर्म में। और जब वो हैच होता है तब वो पहले ओन्कोसफियर की फॉर्म में होता है। जब वो मसल के अंदर पहुंचता है तो वो सिस्टी सर्काई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जिसका जो सिस्टी सर्काई है उसको लार्वा कहते हैं और जो ओन्कोसफियर है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। इसी तरह लार्वा इन मसल्स ऑफ पिच, ठीक है। पिच नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, आना चाहिए था कैटल, ठीक है। यहाँ पर कैटल आना चाहिए था, बेशक आप इसको यहाँ पर करेक्ट कर लें, दोनों में तो पिच नहीं होता ना, यही तो अभी हम डिफरेंस पढ़ कर आए हैं। ओके, सो अच्छा, अब आ जाए जी, अब आप इसकी पैथोजेनेसिस पे आ जाएं, ठीक है। बल्कि उससे पहले आप फिगर 54.3 भी देखें ना, तो उसमें भी आपको टीनिया सोलियम की डायग्राम क्लियरली नज़र आ रही है कि नीचे सक्कर्स हैं और उसके ऊपर सर्कल ऑफ हुक्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और नीचे आप इसकी सेगमेंटेड बॉडी भी देख सकते हैं।
अच्छा, अब हम चलते हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर और एपिडेमियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी आपने वैसे नहीं करनी होती, पैथोजेनेसिस ही सिर्फ आपने करनी होती है। अच्छा जी, देखिए पैथोजेनेसिस है सबसे पहले हमारे पास टीनिया सोलियम की देख लेते हैं। ठीक है, टीनिया सोलियम क्या करता है, इसका जब एडल्ट टैपवर्म आपको पता है इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है तो अल्टीमेटली वो क्या कराएगा, वो डायरिया कराएगा। और इसकी जो लार्वल फॉर्म है जिसको हम सिस्टिस सर्काई कहते हैं, ठीक है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है सिस्टिस सर्काई की या लार्वा की, तो वो क्या करता है, वो वहाँ से मीडिएटर्स रिलीज करता है। और वो जो मीडिएटर्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करा देते हैं इन दी बॉडी। ठीक है, और कभी कभी यूं भी हो जाता है कि वो जो इसका डेड लार्वा पड़ा होता है उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टिस सर्काई बन जाएंगे ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन यानी ये ब्रेन के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है सिंपली, कि कैल्सिफिकेशन है डेड लार्वा की, वो जाके ब्रेन के अंदर पड़ा है और उसको हमने सिस्टिस सर्काई इन ब्रेन कह दिया या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कह दिया। सिंपली इसका इतना ही पैथोजेनेसिस थी जिसमें करने वाली बात है। ठीक है, जो लिविंग सिस्टिस सर्काई होते हैं वो इन्फ्लेमेशन नहीं कराते, जब उनकी डेथ हो जाती है तभी वो मीडिएटर्स को रिलीज कराते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और कभी कभी ये भी होता है कि जब काफ़ी थोड़ा सा टाइम गुजर जाए उनकी डेथ को तो उनकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है सिस्टिस सर्काई की और वो फाइनली ब्रेन के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बना देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग अगर इस नेक्स्ट साथ ही देख लेते हैं कि जो टीनिया सैजिनेटा है, ये बीफ टैपवर्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसकी पैथोजेनेसिस में सिंपली आपने इतनी लिखना है कि एडल्ट टैपवर्म इन इंटेस्टाइन और एरो लगा कर लिख दें कॉजेज डायरिया, बस। ठीक है, इसकी हमारे पास पैथोजेनेसिस इतनी सी है। नेक्स्ट हम लोग क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आ जाते हैं, दोनों की क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। पहले टीनिया सोलियम की देख लेते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ये कौन कौन सी डिजीजेस करा रहा है पहले ये देख लेते हैं। कहते हैं मोस्ट पेशेंट्स होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन इंटेस्टाइन में कौन कौन सी डिजीजेस करा सकते हैं, ये एनोरेक्सिया करा सकते हैं जिसमें पर्सन को जो है वो भूख नहीं लगती। ठीक है, मेनली ये ना एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है कि पर्सन को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसको एनोरेक्सिया कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डायरिया वगैरह भी होता है। ब्रेन के अंदर ये हेडेक करा देता है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, वर्टाइगो। वर्टाइगो में पर्सन का ना मतलब वो एक बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाता, चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं उसको। उसकी एयर जो कान है ना, कानों के अंदर आपको पता है इनर ईयर के अंदर आपका बैलेंस एक मेंटेन रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप खड़े हो पाते हो, आप सारे काम करते हो, तो वो बैलेंस जो है वो आपका मेंटेन नहीं रहता। आइज के अंदर रेटिनाइटिस और यूवियाइटिस करा देता है। रेटिनास की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो रेटिनाइटिस कहते हैं। यूवियाइटिस हम लोग किसको बोलते हैं, यूवियाइटिस जो होता है ना वो यूविया की इन्फ्लेमेशन होती है। यूविया क्या होता है कि जो आपका सिलियरी बॉडी है, आइरिस है, ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर भी होता है क्रोइड। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के कॉम्प्लेक्स को हम लोग जो है ना वो यूविया कह रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो दूसरी लेयर है आपके आई बॉल की, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको यूवियाइटिस कहते हैं सिंपली। ना भी आपको पता हो तो कोई नहीं, बस फिलहाल आप इतना ही याद रखें। उसके बाद क्या है कि सिस्ट जो है वो भी मिल सकते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर हमें। ठीक है, बस क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी इतनी सी हैं। जो हम दूसरे की टीनिया सैजिनेटा की क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें उसमें बस इतना ही है कि प्लूराइटिस एनाई होता है, यानी कि इचिंग होती है अराउंड एनस। ठीक है, और माइल्ड क्रैम्प्स होते हैं और मलेज वगैरह होता है। ठीक है, तो ये आपने देखना। एक और हम डिजीज़ पढ़ेंगे जिसमें ना प्लूराइटिस एनाई होता है, यानी इचिंग होती है अराउंड एनस, तो उसको आपने इसे डिफ्रेंशिएट लाजमी करना है। ठीक है, सो क्या होता है हमारे पास कि जो प्लूराइटिस एनाई है, ये इचिंग अराउंड एनस है, वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि प्रोग्लोटिड्स होते हैं ना, ये स्टूल के अंदर अपीयर होते हैं, वहाँ से प्रोट्रूड करके ये अराउंड द एनस जो है कोई ना कोई एनस के अराउंड भी प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि ये प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर जब मूव करते हैं ना अराउंड द एनस तो वो स्किन की इरिटेशन करा देते हैं, इसलिए उसको हम प्लूराइटिस एनाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जी लैब डायग्नोसिस के ऊपर। लैब डायग्नोसिस अगर टीनिया सोडियम की देखें तो उसमें माइक्रोस्कोपी पे आपने सैंपल कौन सा लेना है, स्टूल सैंपल लेना, ज़ाहिर सी बात है। तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेविड प्रोग्लोटिड मिलेंगे और इसके अंदर 5 से 10 यूट्राइन ब्रांचेस मिलेंगी। इसके अलावा जो इसके एग्स होंगे उसके 4 जो है वो हुक्स 4 जो है वो सक्कर्स होंगे, सर्कल ऑफ हुक्स भी मिलेंगे। सीरोलॉजिक टेस्ट भी करा सकते हैं जिसमें एलाइसा आ जाता है आपके पास। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आप सिटी स्कैन कराते हैं तो आपको सिस्टिस सर्काई भी इस
के ब्रेन के टिश्यू में मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम टीनियस उसकी बात करें, क्या नाम है उसका, सेजिनेटा की बात करें, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा भला, कि माइक्रोस्कोपी करने पे ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स मिलेंगे जिसकी 15 से 25 यूट्राइन ब्रांचेस होंगी, ओवल एग्स होंगे, हुकलेट्स, सर्कल ऑफ हुक्स प्रेजेंट नहीं होगा उस पे, स्कोलेक्स भी होगा जिसके ऊपर सकर्स तो होंगे लेकिन हुकलेट्स नहीं होंगी, सिंपल। ठीक है, बस ये जो है वो आपका क्या था, ये जो है वो कंप्लीट हो गया आपका टीनिया वाला टॉपिक। और वो कहता है कि एक लाइन उसने लिखी है लैब डायग्नोसिस में कि एग्स आर फाउंड इन द स्टूल लेस ऑफन देन आर प्रोग्लोटिड्स, यानी कि हमारे पास स्टूल के अंदर ये भी हो सकता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रोग्लोटिड जो है, यूट्रस है जो, उसमें से एग निकल आए। ठीक है, तो वो एग भी हो सकता है फीसिस के अंदर, और डायरेक्ट जो उसका सेगमेंट है उस ऑर्गेनिज्म का यानी प्रोग्लोटिड है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन एग्स जो है वो कम ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर हमें प्रोग्लोटिड्स ही मिल रहे होते हैं। ठीक है, बस यही जो है वो आपका टीनिया वाला टॉपिक